वेलकम डियर स्टूडेंट। केपी कॉलेज की जो ये क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास, यूट्यूब क्लास, इन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हम बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को यहाँ पे उसके जो चैप्टर हैं उसका यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। और ये जो क्लास है वो पॉलिटिकल साइंस के जो बीए फर्स्ट ईयर के जो चैप्टर है उसके आधार पे हैं। तो जैसे कि आपको पता है, हमारी जो ये क्लास चल रही है वो कंटिन्यू चल रही है। तो आज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है राजनीतिक विज्ञान का बीए फर्स्ट ईयर का राज्यों का वर्गीकरण। ठीक है ना। तो आज ये हमारा जो चैप्टर है वह राज्य के वर्गीकरण के बारे है कि राज्य का जो वर्गीकरण, जैसे हम आधुनिक, यहाँ पे दो दृष्टिकोण को देखेंगे, परंपरागत और आधुनिक। ठीक है ना। तो राज्य के इन दो वर्गीकरण, कहने का मतलब दो दृष्टिकोण के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण हम देखेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि राज्य के अंदर प्रमुख रूप से क्या होता है, एक प्रभुत्व शक्ति होती है। इस प्रभुत्व शक्ति के आधार पर ही राज्य के अंदर जो अलग अलग वर्गीकरण हो रहा है वो यहाँ पे दृष्टिकोण है। यानी आपको ये ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट यही हाईलाइट होगा कि शक्ति के आधार पे कि वह शक्ति कितने लोगों के पास है। ठीक है ना। तो वो यहाँ पे वर्गीकरण का एक आधार भी होता है। तो वर्गीकरण के ऊपर, यानी राज्यों के वर्गीकरण के ऊपर गेटल ने ये कहा है, सरकार का वर्गीकरण ही वास्तव में राज्यों का वर्गीकरण है। क्योंकि जैसे ग्रीक काल के, या कह सकते हैं कि प्राचीन काल की बात करें तो पहले क्या था कि राज्यों का वर्गीकरण नहीं किया जाता था, क्योंकि राज्य और राज्य के अंदर जो सरकार यानी जो शासन करने वाली जो प्रभुत्व शक्ति थी उन दोनों को एक ही माना जाता था। इसलिए सरकार का वर्गीकरण यहाँ पे ज़्यादातर जो प्राचीन दार्शनिक है उन्होंने सरकार का वर्गीकरण किया है। ठीक है ना। तो ये बात है वो गेटल ने कही है कि सरकार का वर्गीकरण ही वास्तव में राज्यों का वर्गीकरण है। तो ये हम बात अरस्तु को यहाँ पे ध्यान में रखते, यानी अरस्तु ने यही इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। राज्यों के जो भी वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए हैं वे किसी न किसी रूप में सरकारों के भेद से संबंधित हैं कि सरकार का स्वरूप क्या है, तानाशाही है या लोकतंत्र शासन वाली है। ठीक है ना। तो एक तरह से हम राज्य का यहाँ पे वर्गीकरण है, लेकिन जो प्राचीन विद्वान है या जो दार्शनिक है उन्होंने सरकार के वर्गीकरण को राज्य का वर्गीकरण माना है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो सरकार का वर्गीकरण है वो किस तरह से है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रभुत्व शक्ति, यानी राज्य की जो प्रभुत्व शक्ति है वह जिसके पास होगी या वो जो व्यक्ति धारण कर रहा है उसका नेचर क्या है या उसका उद्देश्य क्या है, उसी पे डिपेंड करेगा राज्य का वर्गीकरण। अलग अलग व्यक्तियों के उद्देश्य के अकॉर्डिंग उस शासन का जो स्वरूप है, सरकार का स्वरूप भी अलग हो जाता है। तो यहाँ पे हम अरस्तु के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। अरस्तु के अनुसार राज्यों का वर्गीकरण, कि अरस्तु ने उस समय राज्य का वर्गीकरण किया है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना है कि अरस्तु ने राज्य का वर्गीकरण किया है, लेकिन इसमें सरकार का वर्गीकरण आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण लगेगा। मतलब सरकार का वर्गीकरण ही अरस्तु ने किया है, क्योंकि अरस्तु के समय जो विद्वान रहे या अरस्तु भी है तो उन्होंने राज्य और सरकार को अलग अलग न मानकर एक माना, इसलिए ये वर्गीकरण यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि अरस्तु ने जो ये वर्गीकरण किया है इसके जो आधार हैं, ठीक है ना, वो दो आधार पे जो वर्गीकरण किया है वो दो आधार पे किया है। दो आधार पे आपको ये समझना है कि जो वर्गीकरण है उसमें उन्होंने दो प्रमुख आधार के आधार, कहने का मतलब इसी बेस पर ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो पहला आधार तो ये है संख्या का आधार, यानी जो प्रभुत्व शक्ति है वह कितने व्यक्तियों के पास है, एक या एक से अधिक या बहुत सारे। तो वो एक तरह से संख्या के आधार पे राज्यों का वर्गीकरण होगा कि एक तंत्र वाली होगी, बहुत लोगों के पास बहुतंत्र होगी। तो यहाँ पे पहला तो उन्होंने जो आधार बताया है कि इस राज्यों का वर्गीकरण कैसे हो रहा है, संख्या के आधार पे कि व्यक्ति कितने व्यक्ति है जो उस शक्ति को धारण किए हुए हैं, राज्य शक्ति को, प्रभुत्व शक्ति को। दूसरा है नैतिक आधार। अरस्तु ने ये कहा है कि राज्यों के वर्गीकरण में नैतिक आधार भी महत्वपूर्ण है। कैसे? क्योंकि जो व्यक्ति राजसत्ता या कह सकते हैं प्रभुत्व शक्ति धारण किए हैं उसका उद्देश्य क्या है, नैतिकता का मतलब उसकी नैतिकता क्या है, अच्छे कर्म, यानी कह सकते हैं कि राज्य के हित में वो कार्य करना चाह रहा है, या एक तरह से स्वार्थीपन नेचर है। स्वार्थीपन का मतलब भ्रष्टाचार करना या जो एक तरह से विकृत शासन का रूप होता है। ठीक है ना। तो ये दो तरह से होता है, या तो वो अच्छा शासन करेगा या शासन को और दूषित करेगा, मतलब शासन का विकृत रूप सामने आएगा। तो वो नैतिकता के आधार पे, यानी उद्देश्य उसके क्या है, गुड या बैड। तो इस तरह से
ये दो आधार पे राज्य का ये जो वर्गीकरण है वो अरस्तु ने पेश किया है। तो आपको ध्यान रखना है, पहला आधार जैसे मैंने बताया था, पहला आधार अरस्तु ने संख्या को मानते हुए क्या है कि कितने व्यक्तियों के पास संख्या के रूप में प्रभुत्व शक्ति है, क्योंकि एक आपको ध्यान रखना है, या हम इसको इस तरह से कह सकते हैं संप्रभु, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, संप्रभु का मतलब जिसके पास ऑथराइज रूप में शक्ति होती है। तो वो कितने लोगों के पास है, एक के पास है तो एक तंत्र वाली शासन सत्ता होती है, यानी राजतंत्र कह सकते हैं, जिसके एक के पास ही पावर होता है। लेकिन अगर प्रभु शक्ति सत्ता जो राज सत्ता के हैं राज्य के अंदर, वह बहुत लोगों के पास है, तो वो शासन व्यवस्था है, वह बहुत सारे व्यक्ति मिलकर इसको नियंत्रण करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर एक व्यक्ति के पास शासन सत्ता है, एक के पास संख्या का आधार, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे नैतिकता के आधार पर कैसा राज्य बनेगा, या तो एक तंत्र होगा या राजतंत्र। अब इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैंने ये बताया है शासन का स्वरूप, यानी उस शासन के स्वरूप पे कि वह किस तरह का डिपेंड है। अगर एक व्यक्ति के पास प्रभु शक्ति या सत्ता है और उसका उद्देश्य अच्छा है, राज्य के हित और एक कह सकते कल्याणकारी राज्य बनाने के हित से वो अगर कार्य करेगा, तो एक तंत्र की शासन व्यवस्था होगी या राजतंत्र, जिसमें वह लोगों के या प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करेगा, ठीक है ना, और साथ ही साथ अपने और राज्य की कह सकते लोगों के जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करेगा। तो वो एक शासन का एक तंत्र अच्छा रूप कहा जाता है और राजतंत्र भी अच्छा है, ठीक है ना, अगर उनका उद्देश्य अच्छा है। ये मैं ये बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति के पास शासन सत्ता है तो राज्य का अच्छा रूप क्या हो सकता है, एक तंत्र जो एक के पास है और वो एक हित में काम करेगा, यानी सबके कल्याण पे काम करेगा। और अगर इसके विपरीत देखें कि राज्य की सत्ता है वो अगर एक व्यक्ति के पास है और वह व्यक्ति ही विकृत दृष्टि का है, ये कह सकते हैं, या उसे जो कार्यभार सौंपा जाता है वह अपने कार्य अपने उद्देश्य से अगर विमुख हो जाए, ठीक है ना, तो फिर वो शासन का विकृत रूप हमारे सामने आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि एक व्यक्ति के पास है और अच्छा उद्देश्य है तो राजतंत्र की व्यवस्था ज़्यादातर रहती है और एक तंत्र व्यवस्था की जाएगी। लेकिन अगर एक व्यक्ति के पास शासन सत्ता है और वह व्यक्ति ही क्या करे, राज्य का शोषण करने लग जाए, ठीक है ना, यानी लोग प्रजा पर ध्यान नहीं दे, अत्याचार करे, भ्रष्टाचार, और जो उसके जो कर्मचारी हैं वो भी राज्य के अंदर अव्यवस्था फैलाए, तो यह एक तंत्र का उल्टा रूप, और एक ही व्यक्ति के पास शासन है लेकिन वह रूप क्या हो जाएगा राज्य का, आततायी तंत्र, यानी ट्रैनी तानाशाही, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति के पास शासन सत्ता यानी पूरा पावर है राज्य का, तो वो राज्य के अच्छे उद्देश्य को देखे तो वो राजतंत्र या एक तंत्र है जो अच्छा कार्य कर सकता है, और उसका उल्टा रूप यानी शासन का एक विकृत रूप कह सकते हैं तो वो है आततायी तंत्र, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो शक्ति है वो क्या कहें कि एक से ज़्यादा लोगों के पास हो, ठीक है ना, या कह सकते हैं हम यहाँ पे एक आधार माने तो 100 व्यक्ति है एक राज्य में, ऐसे हम एग्जाम्पल समझे तो 100 व्यक्ति में से कम 5 या 10 लोगों के पास अगर वो क्या है शक्ति है, प्रभु सत्ता है, यानी राज्य को चलाने का जो अधिकार है वो राज्य के 10 लोगों को दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये समझना है कि अल्पसंख्यक सरकार है। अल्पसंख्यक का मतलब कि कुछ एक व्यक्ति ही उस राज्य को चला रहे हैं, तो फिर इसका जो नैतिक आधार पे हम कहेंगे कि 100 में से 10 लोगों के पास शासन सत्ता का पावर है तो अच्छा उद्देश्य से अगर काम कर रही है तो वो कुलीन तंत्र होगा, ठीक है ना। इसका हम एक दूसरा अर्थ यहाँ पे लिखें, कुछ तो यहाँ पे ध्यान रखना है कुलीन तंत्र का ये मतलब होता है कि राज्य में कुछ एक बुद्धिमान या बुद्धिशील व्यक्ति, ठीक है ना, जो बहुत ही कह सकते कम ही होते हैं, इतने सभी नहीं हो सकते, राज्य में संभावना कभी हो ही नहीं सकती। तो आपको ध्यान रखना राज्य में कुछ एक व्यक्ति जो बुद्धिशील है और संपत्तिशील है तो उनके पास ही राज्य का नेतृत्व रहता है, ठीक है ना। एक तो इस तरह से जो वो एक अच्छे उद्देश्य से अगर काम करती हैं वो कुछ बुद्धिशील व्यक्तियों की सरकार, तो वह उद्देश्य के आधार पे, नैतिकता का उद्देश्य के आधार पे कुछ व्यक्तियों की सरकार क्या कहलाएगी, या एक तरह से राज्य का जो स्वरूप है वो क्या कहलाएगा, कुलीन तंत्र।
अगर उसी को हमने अगर राज्य यानी कुछ व्यक्तियों के पास जैसे 100 में से 10 व्यक्ति और अगर उन 10 व्यक्तियों का स्वार्थीपन रवैया है, राज्य के हित में उनका दृष्टिकोण नहीं है, ठीक है ना, तो वो 10 व्यक्ति ही क्या करेंगे, राज्य में और अव्यवस्था फैलाने में सहयोग देंगे। वो खुद के लिए या खुद के पैसे जमा करेंगे और राज्य प्रजा पे ध्यान ही देंगे। वहाँ पे अपराध चोरी वगैरह मतलब बहुत सारा हो रहा है और वहाँ के जो कर्मचारी हैं वह भी क्या करें, भ्रष्टाचार लिप्त हैं। तो इस तरह से कुछ व्यक्तियों की जो सरकार है जिसका स्वरूप अगर विकृत है, राज्य के हित में नहीं है, लोक कल्याणकारी नहीं है, तो वह राज्य का कैसा स्वरूप हो जाएगा, वर्गतंत्र, वर्गतंत्र या धनिक तंत्र, ठीक है ना। तो ये समझना है कि कुछ व्यक्ति, ठीक है ना, जो यानी राज्य की शासन चलाने की शक्ति अगर कुछ व्यक्तियों के पास है तो उसका नैतिक उद्देश्य अगर अच्छा है तो वह एक तरह से कुलीन तंत्र शासन व्यवस्था होगी, ठीक है ना। और इसके अपोजिट अगर वह कुछ व्यक्तियों के पास सरकार है और उनका उद्देश्य सही नहीं है तो वह शासन का विकृत रूप का एक होगा, वो होगा वर्गतंत्र या धनिक तंत्र, जिसमें धनवान व्यक्ति अपने खुद के अच्छाइयों मतलब क्या से मतलब खुद की जीवन जो धारणा है उसको महत्व देंगे। यानी यहाँ पे समझना है बस स्वार्थीपन रवैया अपनाएंगे। धनवान व्यक्ति और ज़्यादा पैसे वाले हो इसलिए वो क्या करेंगे, राज्य से लोगों का शोषण करेंगे, तो इसमें प्रजा भी दुखी होगी। तो कुछ व्यक्तियों का जो यहाँ पे अरस्तु के अनुसार बताया है कि कुछ व्यक्तियों के पास शासन सत्ता है लेकिन इसका उद्देश्य अगर अच्छा नहीं है तो वह शासन का विकृत रूप सामने आएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम यही बता रहे हैं कि अरस्तु ने जो वर्गीकरण किया है उसमें क्या किस तरह की जो व्यवस्था है वो राज्य की बताई है। नेक्स्ट देखिए, बहुतंत्र यानी संख्या के आधार पे राज्य के अंदर जो प्रभुत्व शक्ति है वह एक नहीं, कहने का मतलब कुछ भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभुत्व शक्ति में योगदान है। या ये कहिए जैसे मैंने अभी कहा था कि 100 व्यक्ति मान लेते हैं तो 100 में से लगभग 80-90% जो लोग हैं 80-90 तो उन सभी को या से कह सकते और इससे भी ज़्यादा हो, ठीक है ना, लगभग हो 100 के आसपास हो, तो उन सभी को प्रभुत्व शक्ति प्राप्त है, यानी सभी मिलकर राज्य को चला रहे हैं, तो वो कहलाएगा बहुतंत्र वाला, यानी जिसमें बहुसंख्यक लोगों को कह सकते हैं संख्या है वो शासन चलाने की जो सत्ता है वो प्राप्त है। तो इस तरह से नैतिक आधार पे वो क्या बनेगा, बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र, ठीक है ना। यानी राज्य में शासन सत्ता चलाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को राज्य चलाने का जो कह सकते हैं पावर प्रभु सत्ता है वो उन्हें प्राप्त है, तो वो अच्छा रूप होगा बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र। इसको समझना है कि जैसे अब इसका अगर समझ लें, एक संविधान का निर्माण होता है तो संविधान के निर्माण में वहाँ की उस राज्य की सभी जनसंख्या है वो अपनी सहमति से उस संविधान को सर्वसम्मति सौंपती, यानी ये कहते हैं कि हम सभी के ऊपर हम सबसे इम्पोर्टेंट यानी महत्व किसको देंगे, संविधान को देंगे। हम भी संविधान के अनुसार क्या करेंगे, अपनी राज्य व्यवस्था है उसमें जीवन यापन करेंगे, उनके आदेशों का पालन करेंगे। तो इस तरह से सभी लोगों ने मिलकर संविधान बनाया, तो ये कह सकते हैं कि इसके आधार पर फिर सरकार का निर्माण होता है। तो सभी का योगदान है और ऐसी सरकार या ऐसा राज्य क्या कहलाता है, बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र, ठीक है ना। तो वो एक अच्छा रूप अच्छी तरह से कार्य करेगा, उनका हित अच्छा है, सभी मिलकर काम करेंगे, ठीक है ना। तो वो एक तरह से संवैधानिक तंत्र है जिसमें संविधान अच्छे कर्तव्य को ही या अच्छे कर्तव्यों का पालन करते ही शासन व्यवस्था आगे चलाए रहता है। तो ये हो गया कि राज्य में अधिकाधिक लोगों को अगर राज्य सत्ता प्राप्त है तो वह उद्देश्य यानी नैतिकता के आधार पर बहुतंत्र शासन व्यवस्था वाला राज्य होगा या संवैधानिक। लेकिन यहाँ पे अरस्तु ने बताया है कि अगर राज्य में अधिक राज्य की जो शासन सत्ता यानी राज्य को चलाने की जो शक्ति है वह अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त है, यानी संख्या के आधार पर लगभग मैक्सिमम सबको प्राप्त है, तो वह एक तरह से शासन का विकृत रूप क्या कहलाएगा, भीड़ तंत्र। यानी अरस्तु ने डेमोक्रेसी को क्या माना है, एक तरह से विकृत रूप माना है। शासन राज्य का जो डिवाइडेशन किया है, वर्गीकरण किया है, उसमें अरस्तु ने डेमोक्रेसी को शासन व्यवस्था का एक विकृत रूप बताया है, जो क्या है अरस्तु के अकॉर्डिंग शासन व्यवस्था का एक विकृत रूप है, जो कह सकते हैं कि उद्देश्य उनका अच्छा नहीं बताया। यानी अरस्तु ने इसकी आलोचना की है कि भीड़ तंत्र है वो एक अच्छा शासन नहीं है। तो ये अरस्तु के अनुसार राज्यों का जो वर्गीकरण है वो आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हर एक
है उसका एक कुछ उद्देश्य है, उसके आधार पे अरस्तु ने इसका वर्गीकरण है वो हमारे सामने रखा है। तो ये तो है अरस्तु का वर्गीकरण जो हमने यहाँ पे समझा। अब ये जो वर्गीकरण अरस्तु ने समझा है, इस वर्गीकरण की क्या विशेषता है हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। अरस्तु के अनुसार जो राज्य का वर्गीकरण किया गया है उनकी विशेषताएं क्या हैं, तो हम उसकी विशेषताओं को यहाँ पे हम समझते हैं। तो आपको अगर ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट लगे तो आप साथ ही साथ क्या करें, नोट करते जाएं, क्योंकि आपके एग्जाम में हो सकता है कि ये प्रश्न जरूर आए। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है अरस्तु का ये जो वर्गीकरण है उसने किस आधार पे ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, तो वो आपको ये ध्यान रखना है। और फिर वर्गीकरण के अनुसार क्या क्या राज्य यानी किस तरह के राज्य होंगे, तो वो इस सारणी में मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं विशेषता कि अरस्तु ने जो ये राज्य का वर्गीकरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है तो इनकी क्या विशेषता है। ठीक है ना, यानी ये जो वर्गीकरण है, जैसे हम कोई भी कहीं भी देखते हैं, कोई भी अगर नया कोई काम कहीं पे हो रहा है या नई कोई समझ लो शॉप लग रही है, तो उस पे लोग क्यों जाते हैं, यानी उसकी कुछ विशेषता है, कुछ गुण हैं, उस वजह से ये कह सकते हैं कि वह एक इम्पोर्टेंट रखता है। तो वैसे ही राज्य का जो वर्गीकरण अरस्तु ने दिया है, इनकी क्या विशेषता है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि राज्यों का जो वर्गीकरण दिया है अरस्तु ने, इसकी विशेषताओं का जब पहला पॉइंट अगर हम यहाँ पे पढ़ें तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण में अरस्तु ने सबसे इम्पोर्टेंट यही बताया है कि जो ये वर्गीकरण, इसमें संख्या है, कितने लोगों के पास है, उसके आधार पर राज्य का ये जो वर्ग है यानी अलग अलग रूप है वो हमारे सामने आता है। तो पहला हमें देखना है राज्य के संबंध में विशेषताओं को हम समझ रहे हैं। तो राज्य के संबंध में अरस्तु का यह विचार है कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और अच्छे जीवन के लिए बना रहेगा। तो राज्य का जो वर्गीकरण किया है, यानी अरस्तु ने जो वर्गीकरण हमारे सामने रखा है, तो यह एक आधार उसने ये रखा है माइंड में। फिर प्रस्तुत क्या है कि राज्य है वो एक तरह से जीवन के लिए है, यानी लोगों जो राज्य के अंदर जो व्यक्ति रह रहे हैं उनके जीवन को आधार प्रदान करने के लिए राज्य का होना जरूरी है, और व्यक्ति के जीवन को और अच्छा बनाए, उन्नतिशील बनाए, इसके लिए राज्य हमेशा रहेगा और राज्य व्यक्ति के हित में कार्य करेगा। इसी दृष्टिकोण को अरस्तु ने यहाँ पे ध्यान में रखते हुए वर्गीकरण किया है। इस प्रकार की वर्गीकरण के आधार पे जन कल्याण को साध्य व सरकार को साधन माना है। ठीक है ना। तो जैसे हमने वर्गीकरण क्या विशेषता हो, तो इसके आधार पे अरस्तु ने ये बताया है कि जो साध्य है, ठीक है ना, वो तो है जनता, और साध्य यहाँ पे क्या है, जन कल्याण। मतलब साध्य का मतलब भी क्या होता है, उद्देश्य। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अरस्तु ने यहाँ पे जो कहा है कि इसमें साध्य जो साधन है उसमें किसको रोल यानी क्या हम समझ सकते हैं। तो ध्यान रखना है अरस्तु के अनुसार जो वर्गीकरण किया है इसमें साध्य यानी उद्देश्य तो क्या रखा है, जनता का कल्याण, यानी जो राज्य होगा वह लोगों के कल्याण के लिए ही कार्य करेगा, इसी उद्देश्य को ये साध्य माना गया है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और तो यानी ये जो जनता है, ठीक है ना, इसके हित के लिए साध्य यानी जो जन कल्याण है वो उद्देश्य हो गया। तो फिर साधन कौन है, क्योंकि साधन के माध्यम से ही क्या होगा, उद्देश्य पूर्ण होगा। तो साधन है वो सरकार है। ठीक है ना। अब यहाँ पे समझना है कि अरस्तु ने राज्य के कल्याण यानी लोगों के कल्याण यानी जनता के लिए, जनता को एक तरह से क्या माना है, साध्य, यानी कि जनता का कल्याण हो, जनता यानी लोगों जो राज्य के अंदर रह रहे हैं उनका विकास हो, उन्नतिशील हो। तो इसलिए साध्य तो होगी जनता, व्यक्ति। ठीक है ना। और इसमें ये समझना है कि ये कल्याण करना उनका जनता का। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इनका यानी लोगों का हित करना है, तो ये है उद्देश्य, साध्य जो जनता को माना गया है। और किसके माध्यम से, तो माध्यम यानी
कह सकते हैं यहाँ पे साधन, तो किसके अकॉर्डिंग ये है जो राज्य यानी जनता का कल्याण होगा, तो वो साधन है वो यहाँ पे कौन है, सरकार है। तो ये किसने बताया है, अरस्तु ने, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस वर्गीकरण में ये अरस्तु ने विशेष तौर पे ध्यान रखा है। नेक्स्ट देखना है, अरस्तु के अनुसार अरस्तु ने जो राज्य के वर्गीकरण बताए थे, राजतंत्र, एकतंत्र, स्वेच्छाचारी तंत्र शासन, कुलीन तंत्र और वर्ग तंत्र, जो मैंने अभी इंडेक्स में बताया था। तो ये जो शासन के रूप हैं, इसका कहीं ना कहीं जो आधार है वो क्या है, एक धनिक वर्ग है। यानी ये जो शासन के रूप है वो धन कह सकते हैं धनिक वर्ग से संपत्ति संबंधित हैं। तो उसमें जो धनशील यानी संपत्तिशील व्यक्ति है उनका उस शासन व्यवस्था में कह सकते हैं कि उनका अधिकार ज़्यादा रहेगा। तो वो आपको ध्यान रखना है कि अरस्तु के अनुसार धनिक तंत्र की शासन व्यवस्था कौन कौन सी है, ठीक है ना। यानी हम ये जो विशेषता पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि अरस्तु ने ऐसे वर्गों का निर्माण किया जिसमें धनिक वर्ग हैं वो ज़्यादा प्रभावी रहे हैं। एक तंत्र, स्वेच्छाचारी तंत्र और साथ ही साथ राजतंत्र और कुलीन तंत्र। तो अरस्तु ने जो ये राज्य का वर्गीकरण किया है, इसमें हम ये जब पढ़ने के बाद समझने के बाद हमें ये ज्ञात होता है कि अरस्तु ने जो ये वर्गीकरण दिया है कि ऐसे ऐसे राज्यों के, यानी ये जो स्वरूप है वो राज्यों का ही है। तो ये जो राज्य के जो स्वरूप बने हैं वर्गीकरण के तौर पे, ये जो वर्ग इस तरह के राज्य होंगे, तो ये आधार हमें ये लगता है कि ऐसे जो शासन के स्वरूप है वो किस आधार पे बने हैं, धनिक वर्ग के आधार पे। यानी जो व्यक्ति संपत्तिशील या कह सकते हैं कि उस राज्य में कुछ वर्ग ऐसे हैं जो संपत्तिशील हैं, तो वह क्या करेंगे, इस तरह की शासन व्यवस्था में एकाधिकार करेंगे, ठीक है ना। तो धनिक वर्ग का यहाँ पे कह सकते हैं महत्व रहा है इस शासन व्यवस्थाओं में। साथ ही साथ ऐसे भी वर्ग मध्यम वर्ग के अनुसार, या मध्यम वर्ग की हम बात करें तो अरस्तु ने जो वर्गीकरण दिया है उनमें दो ही शासन व्यवस्था ऐसी है जिसमें मध्यम वर्ग की प्रभावी भूमिका रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, प्रजातंत्र, ठीक है ना। तो ये जो शासन का स्वरूप कह सकते हैं अरस्तु ने बताया है, तो इसमें जो कह सकते हैं प्रधान तत्व या प्रधान वर्ग कौन सा है, मध्यम वर्ग है, जो हमने यहाँ पे समझा है। उसके अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं कि इसमें प्रधानता किसकी रहती है, मध्यम वर्ग की, ठीक है ना। और दूसरा एक इसमें और है बहुतंत्र, क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है, बहुतंत्र और प्रजातंत्र क्या, इसमें ये जो राज्य का स्वरूप है वर्गीकरण क्या, इसमें ये दो राज्य के ऐसे इस तरह के भी राज्य होते हैं। तो इसमें मध्यम वर्ग प्रभावी इसलिए है क्योंकि शासन का जो स्वरूप है या शासन की मतलब जो प्रभु सत्ता है, शक्ति है, वह अधिक से अधिक लोगों के पास होती है। तो इसका मतलब इसमें मध्यम वर्ग भी शामिल होता है। यानी ये मध्यम वर्ग जो अरस्तु ने जो वर्गीकरण दिया है, इसमें हम कह सकते हैं, यह प्रश्न ये भी आ सकता है कि अरस्तु के वर्गीकरण में आपको ये बताना है कि कौन से राज्य की जो वर्गीकरण या स्वरूप है, प्रकार है, जिसमें मध्यम वर्ग की भूमिका प्रभावी रहती है। तो वो है प्रजातंत्र, बहुतंत्र। और कुछ ऐसे राज्य के स्वरूप हैं जिसमें धनिक वर्ग प्रभावशाली रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, राज्य की विशेषताओं को जो अरस्तु ने वर्गीकरण दिया है, तो इसके अनुसार हम वर्गीकरण को, राज्य के वर्गीकरण का जो अरस्तु का जो सारांश है उसका हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए, अरस्तु ने राजनीतिक चक्र प्रस्तुत किया है। अरस्तु ने एक तरह से क्या किया, राजनीतिक चक्र, यानी एक प्रक्रिया बताई है कि जो हम जैसे राज्य के वर्गीकरण दी है, तो ये एक शासन व्यवस्था के बाद दूसरी शासन व्यवस्था इस तरह की होगी, उसके बाद जो दूसरा शासन का स्वरूप होगा उसका अलग से होता जाएगा। यानी कह सकते हैं कि एक चक्र दिया है अरस्तु ने, एक प्रक्रिया बताई है कि एक जो शासन व्यवस्था है, एक जो राज्य है वो दूसरा राज्य जब, यानी उसमें क्या होगी, अगर बहुत सारी जनसंख्या है जिसको शासन सत्ता अगर प्राप्त है, ठीक है ना, तो अगर वह विकृत हो जाए तो कह सकते हैं कि प्रजातंत्र का विकृत रूप क्या हो सकता है,
हीन हीन प्रजातंत्र, यानी शासन का ऐसा स्वरूप जिसमें प्रजातंत्र डेमोक्रेटिक है, वो अपने नैतिक उद्देश्य से अगर भटक जाए तो इस तरह से वो हीन प्रजातंत्र की जो है स्वरूप वो ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, इस तरह से एक चक्र बताए, कह सकते हैं एक स्टेप बाय स्टेप किस तरह के राज्य का स्वरूप होगा वो यहाँ पे बताया है। तो ये तो जो मैंने आपको यहाँ पे कुछ एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है जो यहाँ पे नोट की है, जैसे एक तरह से समझाने के पूर्ण प्रयास किए गए। तो ये अरस्तु ने जो राज्य का वर्गीकरण दिया है उसकी ये विशेषता है जो हमने यहाँ पे समझी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखना है कि अरस्तु का जो वर्गीकरण है इसके बारे में हमने आलोचना पढ़ी है। तो जो वर्गीकरण है इसकी कुछ विद्वानों ने आलोचना भी की है, ठीक है ना। तो हम इसकी कुछ विद्वानों द्वारा जो आलोचना की गई है वो हम यहाँ पे उनके पॉइंट यहाँ पे सामने रखेंगे आपके सामने। साथ ही साथ फिर ये भी समझेंगे कि ये आलोचना विद्वानों के द्वारा अरस्तु के वर्गीकरण के ऊपर की गई है, क्या ये सही है। तो हम उसके ऊपर प्रश्नोत्तरी मतलब कह सकते हैं कि उसको वापस सही गलत भी ठहराएंगे, यानी ये समझाएंगे कि ये जो आलोचना है वह सही रूप में की गई है या इसको किया जाना एक तरह से गलत ही था। तो वो यहाँ पे देखना है। ठीक है ना, यानी हम जो अरस्तु के द्वारा राज्यों का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है ना, तो उसकी हम आलोचना करेंगे या कुछ विद्वानों ने उसकी आलोचना की है जो वर्गीकरण अरस्तु ने दिया है। तो इसमें आपको यहाँ पे दो विद्वान हैं, उनके नाम आपको याद रखना है जिन्होंने विशेष रूप से अरस्तु के वर्गीकरण की आलोचना की है वो अपने विचारों के अनुसार। तो वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, गार्नर, वॉन महल, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि ये दो यहाँ पे विद्वान हैं जिन्होंने विशेष रूप से अरस्तु के वर्गीकरण यानी अरस्तु ने जो वर्गीकरण दिया है इसके आलोचनात्मक दृष्टिकोण या विचार दिए हैं। तो वो यहाँ पे हम समझेंगे। तो दो विद्वान हैं, उनके नाम आपको विशेष ध्यान रखना है जिन्होंने विशेष रूप से अरस्तु के वर्गीकरण को एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखा है। तो यहाँ पे देखिए, पहला इनका आलोचना यानी इन्होंने जो अरस्तु के वर्गीकरण की आलोचना की है, जो पहला पॉइंट इन्होंने ये रख के किया है सरकारों का वर्गीकरण। यानी गार्नर, वान मेल जैसे विद्वान, कुछ विद्वान हैं जिन्होंने अरस्तु के वर्गीकरण की ये कहकर आलोचना की है कि जो अरस्तु के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है, ठीक है ना, वह राज्यों का वर्गीकरण न होकर क्या है, सरकारों का वर्गीकरण किया है। तो ये एक आलोचना की है। लेकिन इनका जो ये कहने का, इनकी जो आलोचना का जो ये पॉइंट है, जो ये कह रहे हैं कि अरस्तु ने राज्यों का वर्गीकरण नहीं किया है बल्कि सरकारों का किया है। तो इसका प्रति उत्तर हम जैसे ये देना चाहेंगे कि ये जो वर्गीकरण अरस्तु ने दिया है, तो आप जो जिस समय यानी अरस्तु ने जिस समय ये वर्गीकरण हमारे सामने ये कह सकता है, यानी अरस्तु ने अपने समय में उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ये राज्यों का वर्गीकरण दिया था। तो उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए दिया था। तो उस समय जैसे मैंने पहले भी बताया था कि उस समय राज्य और सरकार को एक ही माना जाता था। तो इसलिए उन विद्वानों ने जैसे कि अरस्तु के पक्ष को या अरस्तु को देखें तो उसने भी राज्य और सरकार को अलग नहीं माना था। इस वजह से अरस्तु ने सरकार को राज्य मानते हुए ही क्या किया है, ये वर्गीकरण दिया है। इसलिए ये विद्वान है या इनका जो वर्गीकरण है वह एक तरह से इतना महत्वपूर्ण या कह सकते इसमें कोई अंश या गुण नहीं है जो अरस्तु के वर्गीकरण के लिए आलोचना के लिए सही है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एक बार वापस दोहरा देता हूँ कि इन दो विद्वान और इसके साथ जुड़े विद्वानों ने कहा है कि अरस्तु का जो राज्य के संदर्भ में जो वर्गीकरण है, ठीक है ना, उसमें उसने राज्य का वर्गीकरण नहीं किया बल्कि किसका किया है, सरकार का स्वरूप, सरकार का कि किस तरह की सरकार होगी, एकात्मक या राजतंत्रात्मक, तो जो जिसके पास प्रभुत्व शक्ति होती है। तो उन्होंने अरस्तु ने सरकार का वर्गीकरण किया है, ये कहना है इन विद्वानों का।
तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि उस समय कि जब अरस्तु था उस समय की परिस्थिति में राज्य और सरकार को भिन्न नहीं माना जाता था, एक ही माना जाता था। तो इसको दृष्टिकोण रखते हुए अरस्तु ने राज्य मतलब सरकार का वर्गीकरण दिया था। ठीक है ना। तो ये आलोचना पूर्ण रूप में सही नहीं है। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने कहा था कि आलोचना, उनके आलोचनात्मक पॉइंट यहाँ पे रखूंगा, साथ ही साथ इस आलोचना का क्रिटिसाइजिंग भी करेंगे, यानी कह सकते हैं इसका एक मूल्यांकन भी हम देखेंगे। दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं अवैज्ञानिक और संख्यावाचक वर्गीकरण। ठीक है ना। तो ये अरस्तु के राज्य के वर्गीकरण का आलोचनात्मक यानी आलोचना दृष्टिकोण में ये दूसरा पॉइंट है। तो गार्नर और वान महल ने अरस्तु के वर्गीकरण की इस आधार पर आलोचना की है कि यह वर्गीकरण किसी वैज्ञानिक आधार पर आधारित न होकर संख्या विषयक मौलिक आधार पर आधारित है। तो यह जो आलोचना है, आलोचनात्मक पॉइंट है, वह एक तरह से अतिशयोक्तिपूर्ण है, यानी युक्ति संगत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो विद्वान कह रहे हैं कि अरस्तु का जो राज्यों के संदर्भ में वर्गीकरण वो अवैज्ञानिक है। तो यहाँ पे आप सबके लिए याद दिलाना चाहूँगा कि अरस्तु ही एक प्रथम दार्शनिक था जिसने सर्वप्रथम रूप में वैज्ञानिक रूप में अध्ययन है वो राजनीति विज्ञान में शामिल किया था। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि अरस्तु के द्वारा जो वर्गीकरण है वह एक तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित ही है। यानी राज्यों के वर्गीकरण का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो अरस्तु ने ही किया है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये आलोचना का पॉइंट है वो युक्ति संगत नहीं लग रहा है, क्योंकि अरस्तु ने खुद ही उस समय की परिस्थिति के अकॉर्डिंग ही वैज्ञानिक वर्गीकरण रखा था। ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। और संख्यावाचक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पे संख्या को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो ये दृष्टिकोण या ये जो आलोचनात्मक पॉइंट है वो युक्ति संगत नहीं लग रहा है। तीसरा जो राज्य के वर्गीकरण के ऊपर आलोचना का तीसरा पॉइंट है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रजातंत्र को उचित स्थान नहीं। तो ये तीसरा पॉइंट है जो अरस्तु के राज्य के वर्गीकरण की आलोचना कर रहे हैं। तो वान मेल और गार्नर जैसे विद्वान हैं, उन्होंने कहा है कि अरस्तु ने अपने राज्य के जो वर्गीकरण दिया है, राज्य का वर्गीकरण किया है, उसमें प्रजातंत्र को उचित स्थान नहीं दिया है। तो एक तरह से ये पॉइंट जरूर अरस्तु के वर्गीकरण के आलोचना के रूप में सही है, क्योंकि मैं यहाँ पे आलोचना का पॉइंट और उसका कह सकते हैं कि एक तरह से मूल्यांकन कर रहे हैं, यानी आलोचना का पॉइंट है और इसके बाद क्या ये आलोचना सही है, तो वो साथ ही साथ हम पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखना है, जैसे ही मैंने अपने जो अलग अलग डिवाइड में आपको समझाया था सारणी में, तो उस तरह अरस्तु ने एक तरह से जो प्रजातंत्र है यानी डेमोक्रेसी है उसको एक विकृत रूप बताया है, उसको अपने वर्गीकरण में इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया है। जबकि वर्तमान में शासन जो जिस तरह से शासन व्यवस्था यानी जो राज्यों की जो शासन व्यवस्था है उसमें वर्तमान को देखें तो सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था का जो स्वरूप है वो क्या है, प्रजातंत्र ही है। जबकि अरस्तु ने इसको अपने राज्य के वर्गीकरण में स्थान नहीं दिया था। तो ये एक तरह से आलोचना सही भी है, क्योंकि वर्तमान जो जितने भी देशों में शासन व्यवस्था है उसमें सबसे अधिकाधिक जो शासन व्यवस्था का स्वरूप पाया जाता है वो प्रजातंत्र है, ये लोकप्रिय शासन व्यवस्था का स्वरूप है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। फिर चौथा जो पॉइंट है जो अरस्तु के राज्य वर्गीकरण की आलोचना कर रहा है, तो वो चौथा पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, वर्तमान राज्यों के जो जितने भी वर्तमान राज्य हैं, ठीक है ना, जितने भी वर्तमान राज्य हैं या राज्यों की जो शासन व्यवस्था है, ठीक है ना, तो उस पर ये लागू नहीं होता है। तो ये आलोचना का एक तरह से अरस्तु की आलोचना यहाँ पे सही तरह से हो रही है। तो ध्यान रखना है कि अरस्तु ने जो राज्यों का जो वर्गीकरण दिया है, जिस तरह से उन्हें बताया है कि एक तंत्र है, बहुतंत्र है और आततायी तंत्र, यानी जो प्रकार बताए थे राज्य के, ठीक है ना, शक्ति के आधार पे,
तो उसने यानी अरस्तु ने उस समय ये राज्यों का वर्गीकरण दिया था, यानी जिस समय अरस्तु रहा है तो उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अरस्तु ने राज्यों के वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था। लेकिन वह वर्गीकरण है जो आज के अकॉर्डिंग नहीं बैठता है, क्योंकि आज है वो यानी वर्तमान में जो शासन के जो स्वरूप हैं, यानी जिस तरह की शासन व्यवस्था है अलग अलग देशों में, तो अरस्तु के अगर वर्गीकरण को अपनाया जाए तो वो यहाँ पे ठीक नहीं बैठेगा, क्योंकि अरस्तु ने जो वर्गीकरण दिया है वो उस समय की यानी तत्कालीन जो परिस्थितियाँ उसको ध्यान में रखते हुए दिया था, तो वही वर्गीकरण आज की वर्तमान व्यवस्था में लागू नहीं होता है। तो इस तरह से ये जो वर्गीकरण आलोचना का पॉइंट है वो सही है। तो हमने ये इसके अरस्तु के वर्गीकरण के आलोचनात्मक दृष्टिकोण को देखा है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है, हम इसको एक कह सकते हैं मूल्यांकन देखें, यानी अब इसका एक निष्कर्ष देखें तो आपको ध्यान रखना है कि अरस्तु के वर्गीकरण की अनेक प्रकार से आलोचना हुई है, किसी पक्ष को भी देखा है और विपक्ष को भी देखा है। तो अब ये आपको ध्यान रखना है कि अरस्तु ने ये जो वर्गीकरण दिया था वो ग्रीक काल के समय की बात है, उस समय क्या परिस्थितियाँ थी उसके अकॉर्डिंग उसने शासन व्यवस्था का ये स्वरूप बताया था। तो अब यह सही भी है कि उस तरह का शासन व्यवस्था का जो स्वरूप है वो आज के राज्यों के अनुकूल नहीं है। तो लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो राज्य के वर्गीकरण का जो स्वरूप है जो अरस्तु ने दिया है उसका महत्व है। आलोचना तो बहुत सारी हुई है लेकिन उसके बावजूद भी इसका महत्व है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में राज्य के वर्गीकरण का जो स्वरूप है अलग अलग विद्वानों ने दिया है, तो उन सब का आधार क्या है? अरस्तु का वैज्ञानिक वर्गीकरण, क्योंकि अरस्तु ने ही सबसे पहले राज्यों के वर्गीकरण का क्या किया था? वैज्ञानिक स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत किया था। तो ये अरस्तु का दृष्टिकोण है, इसको ही अन्य जो दार्शनिक है उन्होंने अपनाया है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, यानी अरस्तु को फॉलो करते हुए अन्य विद्वानों ने क्या किया है? वर्तमान में राज्यों के अलग अलग स्वरूप को यहाँ पे दर्शाया है। तो इस तरह से राज्य के वर्गीकरण में जो अरस्तु का योगदान है वह महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट है, जैसे अरस्तु के दृष्टिकोण को हमने राज्य के संदर्भ में पढ़ा है, तो कल या कह सकते हैं कि अपना जो नेक्स्ट सेशन होगा, ठीक है ना, जो इसी पार्ट से रिलेटेड है, तो उसमें हम अन्य दार्शनिक उनको राज्य के संदर्भ में पढ़ेंगे कि उन्होंने राज्य का वर्गीकरण है वो किस तरह से दिया है, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो राज्य का वर्गीकरण है वो अरस्तु ने किस तरह से हमारे सामने रखा है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अब ये जो इससे संबंधित अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।